दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत ये वीडियो नंबर 2 है। इसके पहले वीडियो नंबर 1 लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो जो लोग अभी उस वीडियो को नहीं देखे हैं, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। और इसकी PDF जिन लोगों को चाहिए, लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो ये मथुरा में स्थित है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी 2001 में की गई थी और विश्वविद्यालय के रूप में इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, लेकिन कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना भारत के स्वतंत्रता के समय 1947 में ही कर दी गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये मथुरा में स्थित है। अगला मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, तो इसका उद्घाटन 2 जनवरी 2022 को किया गया और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। और ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थापित किया जाएगा। 700 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और क्षेत्रफल कितना? तो 91.38 एकड़ भूमि पर इसका निर्माण किया जाएगा और ये उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय होगा। यानी पहला कौन सा विश्वविद्यालय? खेल यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी अगर पूछा जाए तो ये पहला होगा। अब अगर भारत का पूछा जाता है कि भारत का पहला स्पोर्ट यूनिवर्सिटी खेल विश्वविद्यालय 2018 में स्थापित किया गया था, ये मणिपुर में स्थापित किया गया था। अगला जो न्यूज में करंट अफेयर्स यूपी के पर्सपेक्टिव में था, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। तो पहले जान लीजिए पक्षी अभ्यारण्य है। इसकी स्थापना 23 मई 1990 में की गई थी। ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि ये भारत के 42वें आर्द्र भूमि स्थल के रूप में इसे शामिल किया गया, तो इसलिए चर्चा में आया। अगर इसकी बात किया जाए तो 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल इसका कितना है? तो 10.84 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये 2 झीलों से निर्मित है। एक पार्वती है और दूसरी अर्गा है। और ये झीलें कैसी? गोखुर झीलें हैं। तो ये 2 गोखुर झीलें से निर्मित है, एक पार्वती और एक अर्गा। इसे रामसर स्थल के रूप में कब? तो ये 2019 में 2 दिसंबर 2019 में इसे रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया। अब आपको याद कैसे रखना है? पार्वती, और पार्वती को कौन मजाक में बता रहे हैं? पार्वती को गुंडा उठा ले गए, तो इससे आपका कोड बन गया। तो इससे क्या हो जाएगा? पार्वती अर्गा जैसे आएगा वैसे गुंडा शब्द आपके दिमाग में आएगा और यहीं से आपका पता चल जाएगा स्थित कहाँ है। तो ये गोंडा में स्थित है। अगला यूपी डास्प। तो यूपी डास्प इसको देख लेते हैं। यूपी डास्प की फुल फॉर्म है डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट। इसे उत्तर प्रदेश सरकार और विश्व बैंक की मदद से शुरू किया गया। इसमें जो सतत कृषि समृद्धि को सुनिश्चित करने पर प्रमुख रूप से बल दिया जाता है और रोजगार, पर्याप्त मात्रा में रोजगार का सृजन हो, भारत में गरीबी कम हो, भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी गरीबी कम हो, इन चीज़ों पर इसमें प्रमुख रूप से बल दिया जाता है। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया था और इसमें डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट इसको क्या बनाया गया है? प्रमुख नोडल एजेंसी के रूप में स्वीकार किया गया है। ये कई फेजेज में कंप्लीट हुआ है। तो इसका जो फर्स्ट फेज है इसकी शुरुआत 23 सितंबर 1998 में की गई थी और इसका जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट है वो कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा। अगला जो है उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका गठन जब
योगी सरकार पहले यानी टर्म में आई 2017 में पहली कैबिनेट का गठन किया गया था। तो उसी के साथ साथ यानी उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग का गठन 2017 में किया गया। उद्देश्य था 2022 तक किसानों की आय को दुगना किया जाए। इसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होते हैं और इसका उद्देश्य क्या है? कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यान, रेशम पालन इत्यादि क्षेत्रों में क्या किया जाए, यानी प्रमोट किया जाए इत्यादि क्षेत्रों को, और जो विविध कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उसमें कैसे टिकाऊ एवं समान कृषि विकास के लिए बृहद स्तर पर नीतियां बनाई जाए, तो ये भी इसका उद्देश्य है। इसके अलावा कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे हो, फसलों के उत्पादन के बाद जो भंडारण की समस्या आती है यानी स्टोरेज की समस्या आती है, डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या आती है, इसको भी कैसे निपटा जाए। खेती से होने वाले आय में जो लगातार यानी जो खेती का है, ये खेती लगातार घाटे का सौदा हो रही है, तो इसको कैसे लाभ में कन्वर्ट किया जाए। आखिर क्यों खेती से लगातार पैदावार में गिरावट हो रही, जिससे आय में गिरावट हो रही है, तो इसके लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं, इस पे भी बल दिया जाएगा। और इन सब का उद्देश्य है कि उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़े, कि टिकाऊपन, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो और स्टेबिलिटी आए, ताकि किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा यानी फसलों का उत्पादन करने को इच्छुक हों। अगला, खाद, बीज, कीटनाशक इनका भी इष्टतम यानी क्या हो, दोहन हो, इनको भी इसमें ध्यान रखा गया है। मिट्टी की सेहत के सुधार के लिए उपाय सुझाना, भूगर्भ जल का कम से कम उपयोग किया जाए। अगला, यूपी की पहली आयुष यूनिवर्सिटी अगर पूछा जाए कहाँ स्थापित की गई है, तो उत्तर प्रदेश की पहली आयुष यूनिवर्सिटी पिपरी गांव गोरखपुर में स्थापित की गई और इसका उद्घाटन 28 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया है। अगला, 29 यानी 29वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो हुनर हाट जो 29वें नंबर का था, इस 29वें हुनर हाट का आयोजन उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया गया। ये वही रामपुर है जो चाकू के लिए जाना जाता है। यहाँ की चाकू धारदार पूरे इंडिया में, पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और इसका जो हुनर हाट का आयोजन है, ये कौन, शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और इसका उद्घाटन 17 अक्टूबर 2021 में किया गया है। अगला इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना। तो उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना का शुभारंभ 2021 में किया गया। कब किया गया? 2021 में किया गया। इसमें जो मजदूर होते हैं, उन मजदूरों लेबर्स को जो पर्यटन स्थल होते हैं वहाँ पर घुमाया जाएगा और इसमें प्रत्येक मजदूर को 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। और इसमें कौन कौन स्थान दिखाए जाएंगे? आगरा है, मथुरा, प्रयागराज, बनारस, गोरखनाथ मंदिर है गोरखपुर में, शाकंभरी देवी सहारनपुर में है, उसको विंध्यवासिनी देवी, हस्तिनापुर जैसे धार्मिक स्थलों का इसमें क्या किया जाएगा? भ्रमण कराया जाएगा। शर्त क्या है? तो एक तो आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और दूसरा उसे श्रम कल्याण बोर्ड में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आप श्रम कल्याण बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है तो इसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगला, भारत का पहला भारतीय कौशल संस्थान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत का पहला भारतीय कौशल संस्थान ये मोदी सरकार के द्वारा 2016 में स्थापित किया गया था। और कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थापित किया गया है। और कानपुर आया तो भारतीय दलहन अनुसंधान प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है, टेक्नोलॉजी वाला, वो भी कानपुर में स्थित है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अब 10 आर्द्र भूमियाँ टोटल हो गई हैं, जिसको किस में शामिल कर लिया गया है, यानी आर्द्र भूमि में शामिल कर लिया गया है। तो ये 10 कौन कौन सी हैं आर्द्र भूमियाँ, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ऊपरी गंगा,
ऊपरी गंगा, जो बुलंदशहर के पास ऊपरी गंगा नदी है, उसको सबसे पहले शामिल किया गया था। उसके बाद सरसई नवर झील, ये इटावा की, इसको शामिल किया गया। अगला समन पक्षी अभ्यारण्य, ये मैनपुरी का है। कैसे आप समन में यहाँ मन आ रहा और मन से यहाँ मैन निकाल लीजिए, तो जैसे ही समन आएगा वैसे आपके दिमाग में आ जाएगा कि समन यानी मैन इसमें भी आ रहा, तो मैन से क्या हो जाएगा, मैनपुरी। तो इसे समन पक्षी अभ्यारण्य जो है ये मैनपुरी में है, इसको शामिल किया गया। सांडी, और यानी सांडी कहाँ है, हरदोई। कैसे याद रखोगे, जो सांड होते हैं ये किसके, यानी सांड नंदी बाबा इसको मान लीजिए। और ये हर हर महादेव भगवान शिव के क्या होते हैं, सवारी होती है। तो इसमें यानी जो सांडी है, सांडी को हर हर से हरदोई, यानी सांडी हरदोई में स्थित है, इसको शामिल किया गया, पक्षी अभ्यारण्य है। इसके अलावा समसपुर, तो कौन हो गए, सरसई हो गया, समन हो गया, सांडी हरदोई का हो गया, समसपुर। और समसपुर कहाँ का है, रायबरेली है। समसपुर कहाँ का है, रायबरेली है। तो यहाँ राय किससे ली जाती है, जब भी जहाँ पर लोकतंत्र होता है या भारत में समस्त लोगों से राय ली जाती है, तो समस्तपुर को समस्तपुर बना दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, यानी समस्तपुर समस्त लोगों से राय, तो रायबरेली हो जाएगा। तो आपको ये याद हो गया होगा। तो समस्तपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में है। नवाबगंज उन्नाव में है। सुर सरोवर या इसी को कीथम झील कहा जाता, ये आगरा में है। हैदरपुर बिजनौर का है। और बखीरा संत कबीर नगर का है। तो इतने को क्या किया गया, ये 10 आर्द्र भूमियाँ हैं जिनको शामिल किया गया। तो ये 10 के 10 आपको याद हो गई होंगी। ऊपरी गंगा नदी बुलंदशहर, सरसई नवर झील इटावा, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी, सांडी हरदोई, समसपुर रायबरेली, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव, सुर सरोवर या कीथम झील ये आगरा, हैदरपुर ये बिजनौर का, और बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य ये संत कबीर नगर। अब आइए बजट 2021-22 में कुछ प्रमुख योजनाएं यानी बजट में घोषित की गई थी, उससे क्वेश्चन आगे भी बनने के चांसेज हैं। एक है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, इसका यानी ये बजट 2021-22 जो यूपी का बजट प्रस्तुत किया गया, उसमें इस योजना का विशेष उल्लेख था। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, इसका उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय को कैसे दुगना किया जाए, इसके लिए बाकायदा बजट में 100 करोड़ रुपए का अलग से आवंटन किया गया। और इसमें प्रत्येक कृषि जलवायु क्षेत्र में अधिक उत्पादक फसलों की पहचान की जाती है। फिर उत्पादकता में सुधार के लिए नई टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाता है। और इसके अलावा बाज़ारों तक पहुंच को भी सुनिश्चित किया जाएगा। तो इन बातों का इसमें ध्यान रखा गया है। अगला मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, ये भी बजट में इसका उल्लेख किया गया। तो एक हमने क्या कहा, यानी जो पहली योजना थी ये आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना थी। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। अगली जो बजट में योजना प्रस्तुत की गई यानी वो कौन थी, तो मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। और इसमें महिला एवं बच्चा, जो महिला और बच्चा होता है उसका कुपोषण से कैसे निजात पाया जाए, इस पे ध्यान दिया जाएगा। और इसमें 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को और 11 से 14 वर्ष की जो किशोरियां होती हैं उनमें खास तौर पर एनीमिया, रक्त की कमी होती है, रक्तहीनता होती है, इसी को दूर करने के लिए इसे शुरू किया गया है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। अगला मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। अगली ये बजट में इसका भी उल्लेख किया गया। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। असल में जो कोविड-19 के दौरान जब लॉकडाउन लगाया गया तो उत्तर प्रदेश के लगभग कितने 38 लाख प्रवासी श्रमिक वापस आए। तो इन लोगों का कैसे पुनर्वासन हो और कैसे इनको रोजगार दिया जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए बाकायदा बजट 2021-22 में क्या किया गया, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना की घोषणा की गई। तो ये यहाँ लिखा भी वही है कि कोविड-19
के दौरान वापस आने वाले श्रमिकों के रोजगार व स्वरोजगार कैसे सुनिश्चित किया जाए, उसी को ध्यान में रखते हुए इन योजनाओं को शुरू किया गया। तो 3 योजनाएं हमने बजट की 2021-22 के बजट की बताई। एक हमने कहा कौन सी, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। दूसरा मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना। और तीसरी थी मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। तो 3 योजनाएं ध्यान रखिएगा। अगला इम्पॉर्टेंट है सरस आजीविका मेला। सरस आजीविका मेला, इसका आयोजन कहाँ किया गया? 2021 में किया गया। और सरस आजीविका मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ये नोएडा में किया गया। और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के पहल है और ग्रामीण विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए किया गया। इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो प्रयास करते हैं उनको एक मंच कैसे प्रदान किया जाए, उसी को सुनिश्चित करने के लिए सरस आजीविका मेला 2021 का क्या शुभारंभ किया गया था, नोएडा से हुआ था। इसी प्रकार इस साल 2021 के अंतर्गत ही एक और मेले का आयोजन किया गया है 21-22 के अंतर्गत, जिसका है हस्तशिल्प मेला का आयोजन किया गया। तो उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प मेला अगर पूछे तो ये लखनऊ में हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये लखनऊ में हुआ है। ये इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि हस्तशिल्प वाला इस बार पूछ लिया जाए कि हस्तशिल्प का आयोजन कहाँ किया गया है। तो हस्तशिल्प अगर पूछे तो हस्तशिल्प मेले का आयोजन कहाँ किया गया? ये लखनऊ में हुआ है, लखनऊ में हुआ है। इसमें जो हस्तशिल्प होते हैं यानी कारीगर, उनको कैसे राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनकी कैसे पहचान हो, उनके उत्पादों की कैसे मांग हो, इत्यादि को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। अगला माई गॉव मेरी सरकार, ये पोर्टल पूछा जा सकता। माई गॉव मेरी सरकार पोर्टल ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यानी मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा इसका शुभारंभ 26 जुलाई 2021 को किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था कि राज्य सरकार के साथ आम नागरिकों की कनेक्टिविटी अच्छे तरीके से हो और जिससे कि जो सरकार के द्वारा योजनाएं, परियोजनाएं तथा नीतियां जो चल रही हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके और आम लोगों की राय भी ली जा सके, ताकि आगे कोई नीति बने तो उसमें आम जनता की आवाज़ उसमें शामिल होनी चाहिए। अगला यूपी मिशन शक्ति पहल। तो यूपी मिशन शक्ति पहल का शुभारंभ 2020 में किया गया। इसमें जो महिलाएं होती, किशोरियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, उनको कैसे स्वावलंबी व सुरक्षित बनाया जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी मिशन शक्ति पहल यानी शुरू किया गया था। इस मिशन शक्ति पहल के अंतर्गत यानी जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जाते। ध्यान रखिएगा, इसे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों, सभी जिलों में इसका शुभारंभ किया गया। और अब जो थर्ड फेज चल रहा है और थर्ड फेज का शुभारंभ 21 अगस्त 2021 से हुआ। और कहाँ से हुआ? तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ से जो मिशन शक्ति के अंतर्गत थर्ड फेज का शुभारंभ हुआ है 21 अगस्त 2021 से हुआ और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ से किया गया। अगला, भारत की पहली पोड टैक्सी कहाँ से शुरू की गई? तो अगर भारत की पहली पोड टैक्सी पूछे तो ये भारत की चूँकि है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और ये नोएडा एयरपोर्ट से जो फिल्म सिटी है नोएडा में वहाँ तक ये चलेगी और ये 14 किलोमीटर के यानी इसमें इसको विकसित किया जाएगा। अगला, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा खाद कारखाना का लोकार्पण किया गया और ये 7 दिसंबर 2021 को किया गया और कहाँ? गोरखपुर में किया गया है। तो पूछ लेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खाद कारखाना का लोकार्पण कहाँ किया? तो ये गोरखपुर में किया है और यहीं पर एक एम्स भी निर्मित किया जाएगा। तो खाद कारखाना और एम्स का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा गोरखपुर में किया गया। और इसको जो बना रहा है यानी ये खाद कारखाना, इसका नाम क्या? हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड इसका नाम है। अगला, शिवांगी। चूँकि ये शिवांगी इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये बनारस से संबंधित हैं और ये पहली महिला बन गई हैं राफेल को उड़ाने वाली। तो ये राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं शिवांगी सिंह। तो पूछ सकता है कि कौन है? तो शिवांगी सिंह, जिनका संबंध कहाँ से है? बनारस से है।
अगला है सेवा कुंज संस्थान। सेवा कुंज संस्थान ये चर्चा में आया क्योंकि जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसका क्या किया गया, यानी उद्घाटन किया गया, तो सेवा कुंज संस्थान पूछा जा सकता। ये सोनभद्र में स्थित है। ये सोनभद्र जो अभी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया सर्वाधिक वन जो भारत में है, उत्तर प्रदेश में हैं, वो कहाँ है? सोनभद्र में है। तो ये सेवा कुंज संस्थान सोनभद्र के चपकी नामक स्थान पर इसका उद्घाटन किया गया है। अगला फिर इम्पॉर्टेंट है, देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी पूछे कहाँ स्थापित की गई है, तो ये कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के यानी फाजिल नगर ब्लॉक में इसे स्थापित किया गया है। इसमें क्लास 1 से लेकर के PG स्तर तक का क्या किया जाएगा, एजुकेशन की व्यवस्था की गई है, जो ट्रांसजेंडर के लिए होगी अर्थात किन्नर के लिए होगी। और इसमें रिसर्च को भी यानी शामिल किया गया, अर्थात यहाँ से किन्नर लोग क्या कर सकते हैं, PhD भी कर सकते हैं। और इसमें सरकार का किसी भी तरीके का कोई फंड नहीं लगा है, बल्कि बाकायदा इसके लिए जो पैसा लगाएगा वो कौन? अखिल भारतीय किन्नर शिक्षा सेवा ट्रस्ट के द्वारा खर्चा किया जाएगा। अखिल भारतीय किन्नर शिक्षा सेवा ट्रस्ट, तो ये ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय किन्नर शिक्षा सेवा ट्रस्ट के द्वारा पैसा लगाया जाएगा। अगला फिर इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया, तो ये मिर्ज़ापुर में। कहाँ? मिर्ज़ापुर में। और मिर्ज़ापुर के किस ग्राम पंचायत में? गजरिया ग्राम पंचायत में इसे स्थापित किया गया है और ये हलिया ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो आप ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला गौ अभ्यारण्य मिर्ज़ापुर के गजरिया ग्राम पंचायत के हलिया ब्लॉक में लगाया गया है। लेकिन भारत का पूछे तो भारत का मध्य प्रदेश में लगाया गया था। अगला डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 2, ये बजट में अनाउंसमेंट हुआ था केंद्रीय बजट में कि 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेंगे, एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में। तो उसी के अंतर्गत डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो उत्तर प्रदेश का है, इसमें 6 नोड्स यानी डेवलप करने की बात की गई। और ये 6 नोड्स पूछे जा सकते हैं, कहाँ हैं, तो 2-2 का इसमें हमने पेयर बना लिया है। वैसे आप भी याद कर लीजिएगा, अलीगढ़ आगरा और दूसरा लखनऊ कानपुर और तीसरा झांसी चित्रकूट, यानी 6 इसके नोड्स होंगे जो इसमें डेवलप किया जाएगा। उद्देश्य क्या है, तो इसमें एरो स्पेस और डिफेंस क्षेत्र में भारत की जो विदेशी निर्भरता है उसको कम करके आत्मनिर्भर बनने की यानी इसमें वकालत की गई है। अगला इसका किसके द्वारा ये निर्माण किया जा रहा, तो ये यूपीडा के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। यूपीडा को ही इसका नोडल एजेंसी बनाया गया है, यानी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। अगला उद्यम सारथी ऐप। उद्यम सारथी ऐप को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 24 जनवरी 2021 को जब उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, तो उसी के अवसर पर उद्यम सारथी ऐप को लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है, यानी स्वरोजगार से संबंधित प्रत्येक सूचना इस उद्यम सारथी ऐप पर उपलब्ध करवाई जाएगी। और इसकी जो 2021 की थीम रखी गई है वो क्या रखा गया, रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ रिलायंट उत्तर प्रदेश, वुमेन यंग फार्मर्स डेवलपमेंट फॉर ऑल, ये थीम है। तो इस थीम को भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ही न्यू ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया गया, यानी जैविक खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना। तो पूछा जा सकता है ये कहाँ, तो ये बाराबंकी उत्तर प्रदेश में इसकी क्या किया जा रहा, यानी स्थापना किया जा रहा है। और यहीं पर रामायण सर्किट का भी उद्घाटन बाराबंकी में ही किया गया है। तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जमीन की धोखाधड़ी को रोकने के लिए 16 अंकों का, ये पूछ सकता कितने अंकों का, 16 अंकों का एक यूनिक आईडी नंबर जारी किया गया। किस सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला उत्तर प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल सेंटर कहाँ खोला जाएगा, तो ये नोएडा में खुलेगा, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर नोएडा में खुलेगा और लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। अगला गलवान घाटी जो जून 2020 में हुआ था,
उसमें शहीद हुए जवानों की याद में एक स्मारक बनाया गया, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया जा रहा। तो कहाँ? प्रयागराज में बनाया जा रहा, और प्रयागराज में ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को भी स्थापित किया जा रहा, जिसकी उद्घोषणा बजट 2020-21 में की गई थी। तो 2 क्वेश्चन यहाँ प्रयागराज से करंट के इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों की याद में स्मारक बन रहा, और दूसरा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को भी यहीं पर प्रयागराज में स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा गाजियाबाद चर्चा में रहा है, किस लिए? तो ये पहला ऐसा क्या बना, म्यूनिसिपल बॉडी बनी जिसके द्वारा ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड को जारी किया गया है। अगला, उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क उत्तर प्रदेश का पहला पूछे तो इन नोएडा में स्थापित किया जा रहा है, और ये 5,000 करोड़ रुपए की लागत से इसे निर्मित किया जाएगा। वहीं भारत का पूछे पहला मेडिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया, मेडिकल डिवाइस पार्क, तो केरल में स्थापित किया गया था। तो अब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ, यहाँ मेडिकल डिवाइस पार्क बनेगा, तो ये IIT कानपुर के द्वारा क्या किया गया है, यानी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। अगला, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, तो ये इम्पॉर्टेंट स्कीम है इस बार के लिए। तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ 25 अक्टूबर 2021 को किया गया, और बनारस से इसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, और इसमें जो बजट में आवंटन किया गया वो 64,180 करोड़ रुपये के लिए किया गया है। इसे 5 साल की अवधि इसमें रखी गई है, और इसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल को भी शुरू किया जाएगा। अगला सैयद बैडमिंटन टूर्नामेंट, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो ये लखनऊ में इसका आयोजन हुआ है, और इसको PV सिंधु के द्वारा इसमें जीत दर्ज की गई, और इसने मालविका बंसोड को हराया है, मालविका बंसोड को इन्होंने हराया है। कुछ महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में किए गए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी महोत्सव पूछा जाए तो कहाँ हुआ, झांसी में हुआ है। काला नमक महोत्सव सिद्धार्थनगर में हुआ। केला महोत्सव कुशीनगर में हुआ। गुरु महोत्सव है ये लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। अगला, देश का पहला लेदर पार्क पूछा जाए, देश का पहला लेदर पार्क कहाँ खोला जा रहा, तो ये कानपुर में खोला जा रहा, और इस लेदर पार्क से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों तरीके के रोजगार जनरेट होंगे, जिनमें 50,000 तो प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे, और वहीं 1.5 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार का जनरेशन होगा। अगला, चंबल एक्सप्रेस वे, तो चंबल एक्सप्रेस वे ये चर्चा में रहा है, और ये चंबल एक्सप्रेसवे 3 राज्यों से गुजरता है, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अब बात आती है कि राजस्थान का कौन, कोटा, मध्य प्रदेश का शिवपुर, मुरैना और उत्तर प्रदेश का इटावा जैसे क्षेत्रों को चंबल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा। अब इसमें कितनी इसकी लंबाई है, तो 309 किलोमीटर सबसे ज़्यादा लंबाई इसकी मध्य प्रदेश में है। 78 किलोमीटर इसकी लंबाई राजस्थान में है। तो 309 किलोमीटर चंबल एक्सप्रेस वे की लंबाई मध्य प्रदेश में है, 78 किलोमीटर की लंबाई राजस्थान में है, और 17 किलोमीटर सबसे कम जो इसकी लंबाई है चंबल एक्सप्रेस वे की, ये उत्तर प्रदेश में है। अगला, इसके लिए 8250 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, और ये टोटल इसको 309, 78 और 17 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 404 किलोमीटर हो जाएगा, और ये 6 लेन एक्सप्रेस वे है। अगला, उत्तर प्रदेश भूमाफियों पर नकेल कसने के लिए एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है धरा ऐप। क्या नाम है? धरा ऐप। तो पूछ लेगा कि धरा ऐप किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, और किसके लिए, तो जो भूमाफिया होते हैं उन पे नकेल कसने के लिए शुरू किया गया। अब यहाँ नकेल आया है तो एक ऑपरेशन नकेल भी शुरू किया गया था, और ये किसके, ऑटो रिक्शा के लिए है, जो गाजियाबाद में इसका शुभारंभ किया गया है। इसी प्रकार विभ्रम पूछ सकता है, विभ्रम क्या है, तो एक प्रकार का ड्रोन है विभ्रम, जिसे IIT कानपुर के द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय
स्थापित किया गया और ये 2014 में इसके लिए बाकायदा पार्लियामेंट से संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया और इस प्रकार इसे सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित किया गया। कहाँ? तो झांसी उत्तर प्रदेश में इसे स्थापित किया गया है। अगला उत्तर प्रदेश का प्रथम सी प्लेन सर्विस पूछा जा सकता। सी प्लेन सर्विस कहाँ शुरू हुई? तो ये बनारस से गोरखपुर के लिए यानी उत्तर प्रदेश की प्रथम सी प्लेन सर्विस का शुभारंभ किया गया है। अगला खाद्य एवं ग्राम उद्योग आयोग, जिसे आप KVIC के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को शुरू किया गया। तो ये पूछ सकता है कि भारत की पहली मोबाइल हनी यानी शहद हनी माने होता प्रोसेसिंग वैन कहाँ शुरू हुई? तो ये गाजियाबाद में शुरू किया गया और गाजियाबाद के सिरोरा गांव में शुरू किया गया है। किस गांव में? सिरोरा गांव में शुरू किया गया है। तो ये आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला उत्तर प्रदेश का प्रथम फर्स्ट वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पूछे तो ये फर्स्ट वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये गोरखपुर के रामगढ़ ताल में से स्थापित किया गया और इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा किया गया। 5 एकड़ क्षेत्र में ये क्या है? फैला हुआ है। अगला भारत की पहली यानी रोपवे सर्विस शुरू करने वाली जो सिटी बन गई है वो कौन सी है? वो बनारस है। तो बनारस में पहली बार हुआ है कि ये रोपवे सर्विस शुरू किया जाएगा और ये रोपवे सर्विस कहाँ से? तो ये कैंट रेलवे स्टेशन से यानी शुरू होकर के चर्च स्क्वायर यानी गोदौलिया तक जाएगी और ये 3.45 किलोमीटर क्षेत्र में यानी इसका विस्तार किया जाएगा। इसमें लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 80% पैसा केंद्र सरकार और 20% पैसा यानी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा और इस प्रकार भारत विश्व का तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां पर रोपवे सर्विस को शुरू किया गया। यानी बोलिविया नंबर 1 पे मैक्सिको के बाद तीसरा भारत देश बन गया है पूरे विश्व में। अगला डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना। अब इसमें इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको लगेगा ही नहीं कि ये इसके लिए होगी। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना पूछा जाए तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की है। तो उत्तर प्रदेश में गांवों में ई-गवर्नेंस के सुधार के लिए यानी ऑनलाइन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट हो, मजबूत हो, उसी को सुनिश्चित करने के लिए ई-गवर्नेंस के लिए क्या किया गया? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके लिए बजट 2021-22 में कितना 4 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगला ई पंचायत पुरस्कार। तो ई पंचायत पुरस्कार 2021 इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहला स्थान किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है। दूसरे स्थान पे 2 रहे हैं, एक असम और दूसरा छत्तीसगढ़। संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पे रखे गए और तीसरे स्थान पे भी 2 हैं, एक का नाम है उड़ीसा और अगले का नाम है तमिलनाडु। तो ये ध्यान रखिएगा। ई पंचायत पुरस्कार नंबर 1 पे पहला 2021 का ई पंचायत पुरस्कार इसको प्रदान किया गया उत्तर प्रदेश को। दूसरे नंबर पे असम और छत्तीसगढ़ रहे हैं और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु और उड़ीसा रहे हैं। अगला ये इम्पॉर्टेंट है यानी व्यास सम्मान इसलिए इम्पॉर्टेंट वैसे तो व्यास सम्मान नेशनल स्तर पर भी न्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन इस बार और इम्पॉर्टेंट हो गया यूपी के एग्ज़ाम के लिए क्योंकि व्यास और सरस्वती दोनों सम्मान पाने वाले उत्तर प्रदेश के हैं। तो 31वां व्यास सम्मान 2021 ये असगर वजाहत को दिया गया और किस रचना के लिए दिया गया? महाबली रचना के लिए दिया गया है। महाबली रचना के लिए दिया गया और ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के हैं। अब पहला अगर बात किया जाए इसका शुभारंभ कब हुआ था व्यास सम्मान का? तो 1991 में हुआ था और पहली बार रामविलास शर्मा को ये प्रदान किया गया था। और किस रचना के लिए? भारत की प्राचीन परिवार और हिंदी के लिए प्रदान किया गया था। इसके पिछला वाला जो था यानी 30वां व्यास सम्मान ये शरद पगारे को दिया गया था और किस रचना के लिए? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा।
तो ये दोनों चीज़ें हमने तीनों चीज़ें आपको बता दिया, पहला भी बता दिया और 30वां भी और 31वां भी बता दिया है। इसमें 4 लाख रुपये प्रशस्ति पत्र ये सब प्रदान किया जाता है। तो ब्याज सम्मान में याद रखिएगा अमाउंट कितना, 4 लाख रुपये प्रदान किया जाता है। अगला आइए, अगला है यानी सरस्वती सम्मान। और सरस्वती सम्मान कौन सा, 31 नंबर का सरस्वती सम्मान। और ये 31 नंबर का सरस्वती सम्मान 2021 के लिए प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया, ये प्रोफेसर रामदरस मिश्र को प्रदान किया गया। और किस रचना के लिए, मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, ये रचना है, मैं तो यहाँ हूँ रचना के लिए प्रदान किया गया। हमने जैसा कि पहले भी बताया कि चूंकि ये भी उत्तर प्रदेश से हैं इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता। तो रामदरस मिश्र ये डुमरी गांव गोरखपुर से हैं, डुमरी गांव गोरखपुर से हैं। अब बात आती है कि इसके पिछला वाला किसको प्रदान किया गया था, तो ये शरण कुमार लिम्बाले। चूँकि सरस्वती है तो सरस्वती के शरण में आपको जाना पड़ता है। तो यानी यहाँ से आप याद कर सकते हो सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को प्रदान किया गया। किसकी शरण में, सरस्वती माँ सरस्वती के शरण में जाना चाहिए। तो शरण कुमार लिम्बाले और किस रचना के लिए, सनातन रचना के लिए प्रदान किया गया है। अगर पहला पूछा जाए सरस्वती सम्मान, तो पहला सरस्वती सम्मान किसको प्रदान किया गया था, हरिवंश राय बच्चन को, हरिवंश राय बच्चन को प्रदान किया गया था। तो ये थे उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स। जो अब बाकी बचे होंगे, जो पूरे साल के इम्पॉर्टेंट होंगे स्कीम प्रोग्राम्स, उसको भी एक और वीडियो हो सकता है उसमें डिस्कस करेंगे। कृपया अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यानी शेयर कर दीजिए, लाइक डिसलाइक जो भी आपको ठीक लगे वो करिए, कमेंट करिए। आप लोग तो ना तो लाइक और ना ही डिसलाइक करते हैं, तो कम से कम डिसलाइक तो कर ही सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।